नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट एसएसटी के पेपर में ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पर छोड़ना नहीं है। आप देखेंगे 7 जुलाई के भी पेपर में आपको इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको घूमते हुए नजर आएंगे, यानी कि उसी से रिलेटेड आपको घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हम लोग घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में आप सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया वहाँ जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, ताकि जितने भी क्लास चलते हैं इंपॉर्टेंट सब कुछ हम अपडेट आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, ताकि आपका कोई भी क्लास या कोई भी आपका अपडेट जो है मिस ना होने पाए। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। तो यानी कि ध्यान सुनिएगा, 30 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, तो 30 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 33 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसी 30 क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। और हमको ये भी बताएंगे कि किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किनको आपको बहुत कम मेहनत करनी, यानी किनको आप ध्यान में रखेंगे जिससे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आएंगे एसएसटी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि देखिए एसएसटी में यानी कि सामाजिक विज्ञान में जो है आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा। एक पहला आपका रह जाएगा इतिहास से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतिहास यानी हिस्ट्री से जो है आपके इससे 20 क्वेश्चन आपको मिल लेंगे पेपर में देखने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो आपको मिल जाएगा आपके भूगोल से। ठीक है, भूगोल यानी कि जियोग्राफी से, इससे आपके 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद जो है आपका तीसरा आपका आ जाता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, इससे जो है आपके 10 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। टोटल अगर यहाँ से हम बात करें तो टोटल आपके हो जाते हैं, यहाँ से बात करें तो टोटल आपके हो जाते हैं 40 क्वेश्चन। लेकिन आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा भाई? 60 क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। चौथा जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, शिक्षण शास्त्र यानी जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपके यहाँ से हो जाते हैं 40 से 20 से टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको शिक्षण शास्त्र में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा, और कुछ उसमें चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, अगर उसको आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप शिक्षण शास्त्र में बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसान तरीके से ही सही कर पाएंगे, जो कि टैग वर्ड से होता है, यानी कि पॉजिटिव सोच के साथ, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव का आंसर देना, नेगेटिव क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का आंसर देना है, बस यही करना है। ठीक है, यानी कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डांटना नहीं, मारना नहीं है, ठीक है, रटाना नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप जो पेडागोजी के 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये रहा आपको बेसिक जानकारी जो नए स्टूडेंट उनके लिए था। ठीक है, ये रहा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और ध्यान समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये हमने एग्जाम, तो ये 31 नंबर से, पेपर में भी आपको 31 नंबर से एसएसटी का यानी कि एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान जो है आपका 31 नंबर से ही स्टार्ट होगा, चालू होगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका जो है ये आपके शिक्षण शास्त्र क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपको 2 से 3 प्रश्न जो है आपको पेपर में मिलता है, मूल्यांकन संबंधी क्वेश्चन। तो वो ध्यान समझिएगा, शिक्षण शास्त्र में यानी कि जो भी आपका मूल्यांकन चैप्टर उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कहता है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर आपको विचार करना है। कहता है कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। जो ये लोकतंत्र है में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। ठीक, आगे कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। ठीक है, कहते हैं कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को क्या है, प्रदर्शन करता है। यानी जो 4 ऑप्शन आपको मिला है,
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी मतलब सभी के लिए, ठीक है, समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को क्या है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं, जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। अब देखिए ये पूरी तरीके से इस वाले पॉइंट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, इस बात को ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना है कि विद्यार्थी के प्रश्न को समझने के साथ साथ एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को भी प्रदर्शन करना भी दिखाना है। सेकंड देखिएगा, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में मतदान से, ठीक है, धरना से, रैली से और सामाजिक आंदोलन, ये चारों से जो है यहाँ लोकतंत्र में जो है भागीदारी कर सकते हैं और एक बिल्कुल एक समान से। ठीक है, और समावेशी के लिए बात हो रही है एक समान से, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी देखिए मूल्यांकन संबंधी ही क्वेश्चन ये भी है। तो कहता है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। अब देखिएगा पहला भी है, दूसरा भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं मूल्यांकन संबंधित है। कहता है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। पॉइंट ध्यान समझिएगा, कहता है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। ठीक है, आगे कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए किस उत्तर विद्यार्थी जो है अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देखना है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। अब कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा ये चार ऑप्शन दिए गए नीचे दिए, किस उत्तर में जो है किस वाले ऑप्शन में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में क्या असफल दिखता है। चलिए देखते हैं। कहता है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान जो है सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड देखिए, कहता है साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती। ये भी खास आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, साप्ताहिक बाजार जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चौथा देखिएगा, कहता है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं, क्या सुनेगा, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन ही लगते हैं। ठीक, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं। सही बात, शॉपिंग मॉल देखते होंगे कि बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो सही आंसर ये है आपका कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर स्पष्ट करना था। सही आंसर जो होगा आपका चौथा ही करेक्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलिए, ये दो क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र से ही क्वेश्चन थे। आगे चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इन प्रश्नों को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। यानी कि आप जो है कक्षा 6 में पढ़ाने गए, ठीक है, तो आपने ग्लोब चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, ग्लोब के बारे में आपने पढ़ा दिया। तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर आपसे पूछता है, एक प्रश्न करता है कि सर या मैम, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट हम दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहता है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। तीसरा पॉइंट कहता है उन्हें स्वयं ही कारण का पता करने के लिए करना। ये तो बात बिल्कुल गलत है। स्वयं के लिए उन्हीं पर सब कुछ टाल देना, उन्हीं को करने देना, ये गलत बात। ठीक है, विद्यार्थियों को ग्लोब देखा, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया।
तो बात क्या है कि पृथ्वी सपाट नहीं है, लेकिन हम तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका पहला ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, यानी किस तरीके से मिलते जुलते और उनके बारे में बताते हैं हमें। तो ये सही आंसर आपका तीसरा होगा। अब देखिएगा ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे जो क्लास हमने कराया, तो आप आंसर का समझ करके आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। अब अभिकथन आ गया है, और पिछली बार जो है 2024 में बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे अभिकथन वाले, ठीक है, अजर्प्शन रीजन के। तो कहता है अभिकथन ये कहता है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, और तर्क कहता है कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते थे। बिल्कुल बात सही है, यानी सही दोनों है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल बात सही है। बिना कला के हम किसी सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छे से बहुत विस्तार में नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं दिखा सकते। तो हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान का कला के साथ बिल्कुल परस्पर दृढ़ संबंध है, ये बात बिल्कुल सत्य है। चित्र उसके अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पढ़ाना होता है, आप हिस्ट्री में देख पा रहे होंगे, जो पढ़ाना उसके साक्ष्य के रूप में हम चित्रकलाएं देखते हैं, मूर्ति कलाएं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो प्रमाण के ये साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी अभिकथन ये भी सही है और तर्क आर भी सही है। क्या इसकी व्याख्या ये करता है? तो हाँ, ये इसकी व्याख्या करता है, सही बात है। अब ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या है, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ध्यान सुनिएगा, आपके पेपर में जो है एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन शुरू होगा वो आपका 31 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा, और जो है आपके 90 क्वेश्चन तक यहाँ पर जाने वाला है। तो आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है फिर आपके 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। तो क्लास पसंद आ रही है तो पहली बात क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हम लोग घंटे के द्वारा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये 30 क्वेश्चन में आपको ये बताने वाले हैं, साथ में आपको समझाएंगे, साथ में ये भी बताने वाले किन किन क्वेश्चन पर, यानी किन किन चैप्टर पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने, जिससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान से बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ये कहता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है वो साक्ष्य आधारित या अनुभाविक और सत्यापनी है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है, यानी जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो साक्ष्य पर आधारित है। अभी हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाया, सब कुछ जितनी बातें हो रही थी किस पर हो रही थी, साक्ष्य पर ही हो रही थी, ठीक है। और अनुभविक यानी कि अनुभव के आधार पर भी हो रही थी, और सत्यापन यानी जो उसकी सत्यता की जांच करने के बाद उसकी बात हो रही थी। तो ये तीनों बातें सही है, यानी सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति वो साक्ष्य पर आधारित है, अनुभविक है और सत्यापनी है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कथन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। आइए बात करते हैं कथन बी क्या कहता है। कहता है इसका अध्ययन जो है प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, यानी एक घटना है, ठीक है, एक घटना के बहुत से व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है, यानी कथन ए और कथन बी दोनों सही है। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ए सही है परंतु आर गलत, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत, ये भी नहीं होगा। ए गलत है, आर बी सही है, ये आपका भी नहीं होगा। और ए और बी दोनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप पेपर में जाइएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर उसमें से जो नहीं हो सकता उसको काट दीजिएगा, और जो बचता है उसका आपका आंसर होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा, अन्यथा आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, आपका ये आपके 36 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपके शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आ गया। ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार भी आपको 7 जुलाई को पेपर में ये मिल जाएगा। ठीक है, 7 जुलाई के पेपर में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो तैयार रखना है आपको। कहता है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। एक रोजी है न, एक रोजी है जो एक महिला का नर्स के रूप में और एक पुरुष का जो है अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। ये बात जो ये रोजी कह रही, जो चित्र बना, ये किसके तरफ लेकर के जा रही है? ठीक है, कहता है कि रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, जेंडर स्थिरता को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को, या जेंडर वर्गीकरण करना चाहती है, या जेंडर भेदभाव। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें रोजी कहती है कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है। अब ध्यान सुनिएगा, महिला अच्छी नर्स होती, अब ऐसा नहीं है कि पुरुष भी अच्छा नर्स नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर रूढ़िबद्धता की धारणा को जो है यहाँ पर रोजी क्या है उसकी रोजी का कथन परिवर्तित कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर कहा, और पुरुष के लिए वो कह रही है कि पुरुष का जो दिमाग है वो महिलाओं की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक होती है। तो ये भी अक्सर ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पुरुष का ही दिमाग तकनीकी में हो सकता है, महिलाओं का नहीं। तो ये जो रोजी का कथन स्टेटमेंट जो उन्होंने उत्तर दिया है वो जेंडर रूढ़िबद्धता को दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। ठीक है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 37। कहता है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है वो श्रेष्ठ होगी। ठीक है, यानी जो भारत में चुनाव हो रहे हैं, अभी आपका चुनाव हो ही रहा है। ठीक है, तो कहता है विद्यार्थियों को आप जब से कि आप पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित यानी कि उनके बारे में परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है श्रेष्ठ यहाँ पर होगी। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, ये गलत बात है। ठीक है, ये नहीं होगा। कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ये परफेक्ट है। अगर स्कूल में बात हो रही है तो आप यही कराएंगे। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, ये नहीं होगा। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका सेकंड होगा कि कक्षा में ही कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, यानी क्लास में जितने ही बच्चे उनमें से 1-2 को वहाँ पर प्रतिनिधि बना करके और बाकी बच्चों को बताया जाए कि आप किनको आप वोट डालेंगे। इस तरीके से आप जो है क्लास में जो है ये कर सकते हैं, उनका आयोजन करके बता सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ आप जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आदिवासियों और चालवासी पशुचारियों, यानी कि जिनको चरवाहे हम बोलते हैं। ठीक है, कहता है आदिवासी और चलवासी पशुचारी यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या मिलता है भाई यहाँ पर। तो कहता है संभाव्य अभ्यास क्या होगा यहाँ पर, तो कहता है कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, व्याख्यान एवं सेमिनार ये नहीं होगा। आदिवासियों और चलवासियों यानी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा नहीं होगा। पठन पुस्तक पठन नहीं। आपको जो सही आंसर होगा वो आपका पहला ही होगा, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाने सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर होगा आंसर। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल
निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। यानी कि आप टीचर हो गए, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय आप एक शिक्षक की भूमिका में जो है शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर आप समझा रहे हैं तो श्यामपट्ट का इस्तेमाल आप शिक्षक के तौर पर किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, कहता है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। या दूसरा पॉइंट कहता है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, ये नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये गलत बात है। सुनना और उनको बताना समझना है। ठीक है, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ें लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट से हो जाएगा कि संकल्पनाओं और विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। हम यही काम जो है ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, यानी कि श्यामपट्ट पर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यानी कि आप आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर, यानी कि जैसे आप शिक्षक हैं, आप यही चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, अब आपने चैप्टर पढ़ा लिया तो पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को, यानी 6 से 8 तक हम कह सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के यानी 6 से 8 तक के बच्चों को जिला न्यायालय ले जाता है। ठीक है, यह अवलोकन जो है, ठीक है, यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ए बी दिया पॉइंट। कहता है कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। तीसरा पॉइंट इसमें है कि विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर डराना धमकाना अगर बात आ रही है कानून में तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, न्याय पाने के लिए न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, अगर भय शब्द आ गया तो ये भी आपका पॉइंट नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये आपका ये सही हो जाएगा कि वहाँ पर हमें जाना है उच्च जिला न्यायालय में, हमें बच्चों को लेकर के जाना है तो वहाँ पर हमें अवलोकन क्या कराना है कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराने वहाँ वो कैसे कार्य होते हैं तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर भी हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे कि इनकी क्या क्या भूमिका होती है, न कि हम इनके बारे में करेंगे कि किसको न्याय मिला किसको नहीं मिला, भय पैदा करना, डराना, ये सब हमें काम नहीं करना है। तो बी आपका गलत हो गया, सी गलत, बचा कौन, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा केवल ये आपका चौथा ऑप्शन ही आपका क्या है वो करेक्ट सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से SST का जब पेपर आप 7 जुलाई को बैठने जाइएगा तो ऐसे समझ करके आंसर सभी दीजिएगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ रटना नहीं है, समझ कर करेंगे तो सभी क्वेश्चन आप बहुत ही सही कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें आज के क्लास में टोटल 31 से शुरू करना है, 60 क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है, तो 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। यानी कहता है कि ये ऑप्शन है आपको ABCD में कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं। आइए देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। ठीक है, तो भ्रांत धारणाएं, क्या बात सही है, ये सही बात है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ, ये भी भ्रांत है। ठीक है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी भ्रांत धारणाएं हैं। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प अकादमिक शिक्षक विदों में ही है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल भ्रांत है। यानी कि ABCD ये चारों पॉइंट ही आपके क्या है, भ्रांत हैं। ठीक है, भ्रांत धारणाएं हैं, इसलिए आपका चारों आंसर सही, यानी कि आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा ABCD। ठीक है, चलिए 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन अब तक जो आप देखते आ रहे थे लगभग सभी क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन थे, अब आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है। कहता है उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए, कहता है
उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। किसको समझना भाई? उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझना। ठीक है, एक बच्चे को उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझना है तो कहता है ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होना चाहिए उस बच्चे को। देशांतर की, ठीक है, या ग्लोब की। उष्ण कटिबंध की बात हो रही है, देशांतर की या ग्लोब की या आपतन की या अक्षांश की। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध की संकल्पना को जानने के लिए जो है आपको किनकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका होना चाहिए ग्लोब के बारे में जानकारी बच्चे को होना चाहिए, आपतन के बारे में होना चाहिए और अक्षांश के बारे में जानकारी होना चाहिए। देशांतर हो ये बहुत ज़रूरी नहीं है उष्ण कटिबंध की संकल्पना को जानने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, सी और डी सही हो जाएगा। सही विकल्प आपका सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन ये कहता है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, अभिकथन ये कहता है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल बात ये सही है। ठीक है, और तर्क आर कहता है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र जो है आया। क्या बात सही है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या इसकी सही व्याख्या करता है? तो हाँ, इसकी ये सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। अब बात किस पर आप ध्यान देंगे? आलोचना हो रही है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। चलिए ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। ये बात सही है। और सी कहता है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम कहते हैं सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो क्या क्या सोच विकसित करने में मदद करिएगी? बी और सी आपका होगा, ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा बी और सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से ही था, तो आपको डरना नहीं। अभी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से मिलेगा, शिक्षण शास्त्र मिलेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शासन व्यवस्था, अब शब्द याद रखिएगा, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। यानी कि आपने चैप्टर है आपका शासन व्यवस्था यानी शासन प्रणाली, ठीक है, के विषय पर कक्षा लेते समय जो है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक दोनों विचार कौशल के लिए, ठीक है, विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है, यानी कि जिससे कि दोनों विचार यहाँ पर विचार कौशल विकसित हो बच्चे का। तो यहाँ पर को मिलता है, तो कहता है कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। ये बात नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं, ये गलत बात, ये नहीं होगा, दोनों से क्वेश्चन विकसित नहीं होगा बच्चे का। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कहता है कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। ये बात सही है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यानी इसी बात से जो है आपके विद्यार्थियों के सामाजिक जागरूकता
और आलोचनात्मक विचार दोनों कौशल जो है विकसित करने में सक्षम होगा। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके पेडागोजी से ही क्वेश्चन है। कहता है एक शिक्षिका, ध्यान सुनिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा सीटेट पेपर में। ठीक है, जैसे ही यहाँ मिले बस ऐसे ही मिलेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन मिलेगा। कहता है एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी जो है साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खालिस्तान प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन आपको मिलेगा अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, समझ यानी कि बोध, विश्लेषण एनालिसिस, या ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, तो कहता है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य के लिए यानी अधिगम उद्देश्य के लिए इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ठीक है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। यानी कि शॉपिंग करने में जो है साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग मॉल में बच्चे जो है शॉपिंग करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या है, अपना विश्लेषण, यहाँ जो खाली स्थान होगा ये क्या होगा, विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट सही होगा। आगे देखते हैं, कहता है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी आपके पेडागोजी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए, नहीं होगा। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से उनके कार्य लिखे, ये भी नहीं होगा। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, यही ऑप्शन जो है उपयुक्त सबसे अच्छी ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन आपका तीसरा सही है। आपका ये भी 48 नंबर का ये भी पेडागोजी से ही शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन कहता है, मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कहा 4 से 5 क्वेश्चन आपके मूल्यांकन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मिलेगा। कहता है मूल्यांकन संबंधित निम्नलिखित प्रश्न पर आपको विचार करना। कहता है एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है कि विद्यार्थी जो है सी जो है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे, ये नहीं होगा। सेकंड कहता है विद्यार्थी बी जो है संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। सही और सबसे उपयुक्त आंसर आपका यही होगा, आपका सेकंड। ठीक है, 49 का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन ए कहता है, ठीक है, अभिकथन ए कहता है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति के बारे में समझाने हेतु कतरन यानी कि रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। क्या बात है, बिल्कुल सही, हाँ सही है। ठीक है, समझाने के लिए बात सही है। कारण आर देखिए, कहता है एक कतरन रजिस्टर यानी कि क्रैप बुक जो का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर इसके मूल्य पर के आधार पर किया जाना चाहिए तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका ए सही होगा, आर गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 50 से कहता है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि विद्यार्थियों के तथ्य वाले ज्ञान की अगर हमें जांच करना है तो किस तरीके से हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो कहता है परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, या वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, या रणनीति ज्ञान, या फिर आपका विषय विश्लेषण कौशल का ज्ञान। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी के तथ्यात्मक ज्ञान की अगर हमें जाँच करना है तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान से ही हम प्रश्न पूछकर हम उसको जांच कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन पहले से हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। चलिए यहाँ तक जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप जो देखें अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके किससे मिले थे, शिक्षण शास्त्र से मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है परेशान भी हो रहे होंगे कि सर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत थ्योरी टाइप के थे। तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल गया। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मिलेगा आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, या तो आपके भूगोल से रहेगा या फिर आपके
ठीक है, या भूगोल से रहेगा, या फिर आपके हिस्ट्री से रहेगा, या फिर आपके जो है पॉलिटी से रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको भी मजा आएगा और हमें भी आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा। तो 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग कल सब्जेक्ट इसी का 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 जुलाई 2024 के पेपर इसी तरीके से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी तैयार करिएगा। कहता है कि ग्रीनिच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो कहता है कि 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। हमने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो आपको पूर्व और पश्चिम देशांतर को ध्यान में रख लेना है कि जो 45 डिग्री दिया वो पूर्व दिया, देशांतर दिया है कि पश्चिम दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा है कि 45 अंश जो है पूर्व की बात किया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ये आपका ये पृथ्वी ऐसे ही आपका था। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बांट लीजिएगा। ठीक है, और ये आपने ऐसे ही बांट दिया। ये आपका मध्य जो होगा, आपका पृथ्वी का जो मध्य होगा यही होगा, आपका मध्य जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका ग्रीनिच होगा। ठीक है, ग्रीनिच, और जो समय का निर्धारण हुआ है इसी ग्रीनिच से हुआ है। तो क्या है कि अब ध्यान समझिएगा, अब इसी ग्रीनिच के पूर्व, अब ये वाला दिशा जो है आपके बाईं तरफ होगा, ये आपका पूरब होगा, और इसके जो है सॉरी इसके दाईं तरफ आपका क्या होगा, पूरब होगा, और इसके जो है बाईं तरफ आपका क्या होगा, आपका पश्चिम होगा। ठीक है, अब बात किया 45 अंश पूर्व की, तो यानी कि ये जो अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर दोपहर के अगर इस पॉइंट पर दोपहर के क्या है, दोपहर के अगर 12 बजे हैं, ठीक है 12 बजे हैं, तो कहता है कि 45 अंश पूर्व, तो 45 अंश पूर्व यानी कहीं इधर की बात हो रही है। ठीक है, पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। तो पूर्व की अगर बात करेगा तो ध्यान समझिएगा कि जो समय ग्रीनविच पर हो रहा, अगर पूर्व में अगर बात करेंगे तो समय पहले बज चुका होगा, यानी उससे ज़्यादा बज रहा होगा। यानी कि अगर दोपहर में 12 बज रहा होगा तो अब यहाँ अगर 45 अंश पूर्व की बात किया होगा तो वहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे बज रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है, ध्यान सुनेगा कि हमने आपको पढ़ाया था, जब हमने आपको यहाँ पर जो मैप आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी जो पृथ्वी है वह 4 मिनट में जो है 1 अंश घूम जाती है। 1 अंश क्या होती है, घूम जाती है। ठीक है, 4 मिनट भी आप बैठे हैं घड़ी से, 1 मिनट 4 मिनट अगर बीत गया तो आप ये आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ये 1 अंश घूम गई है। तो हमने कहा इस तरीके से क्वेश्चन करने के जो भी अंश दिया उसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे। तो 45 अंश दिया तो 45 में जो है 4 से गुणा करेगा तो 15 चौका 20 की 0, हाथ में लगा कितना 2, 4 चौका 16, और 16 2 कितना हो गया आपका 18। और जो 180 ये क्या आया आपका मिनट, क्योंकि मिनट से ही गुणा किया तो 180 मिनट आ गया। ठीक है, अब 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 180 में जो है आप 60 से भाग दे दीजिएगा, तो 60 से भाग देंगे तो 3 घंटा आएगा। ठीक है, 60 से भाग देंगे तो 3 घंटा आएगा। अब आपको करना क्या है, अगर पूर्व में की बात करेगा, पूर्वी की बात करेगा, पूर्व की बात करेगा तो जो समय आपके ग्रीनविच पर बजा हुआ है उसमें इसी समय को, इसी घंटे को जोड़ देना है। अगर दोपहर के 12 बजा है तो 12 में जो है 3 घंटा आप जोड़ देंगे तो 12 3 कितना होगा 15 बजेगा। तो ठीक है 15 बजेगा, और ऑप्शन में देखिएगा 9 बजे अब पूर्वाहम दिया, 3 बजे अपराहम दिया है। तो अब देखिएगा अगर ये 12 वाला AM PM वाला समय अगर आपको दिया है तो ये 15 को कितना बजेगा, तो 12 के बाद जोड़ेंगे तो 12 1 2 3। ठीक है, यानी कि 3 बजेगा और कौन सा बजेगा, अपराहम वाला बजेगा। ठीक है, तो 3 अपराहम होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आप सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आती है, तो इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, एक वीडियो ऑलरेडी हमने आपको बहुत ही विस्तार में समझाया हुआ, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन में इसका हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या इस वीडियो को हम इंड स्क्रीन पर, यानी इसी वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर आप भूगोल वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस बार आना तय है, इसलिए तैयार रखिएगा 7 जुलाई के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, कहता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, यानी कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए।
तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के लिए बनती है, या पवन अपर्दन के लिए बनती है, या मानव निर्मित गतिविधि के लिए बनती है, या शैलों का गिरना किसके लिए बनता है। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं होती, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारक सही करें तो तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के लिए बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्थान के परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष जो है वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। कहता है निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का सही चयन आपको यहाँ पर करना है। कहता है मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण होता है, या भारी वर्षा और उच्च तापमान के लिए होता है। तो जो ये सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप ही उगते हैं तो भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण ही होता है, यानी हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के लिए होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कि अंशांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखा मैप, ये अंशांश से क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपके जनवरी 2024 का जो एग्जाम, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अंशांश के बारे में आपको जानना ही जानना है, ठीक है। कहता है अंशांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। कहता उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है, ठीक है। अगला कहता है कि मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका गलत है पॉइंट। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश ये नहीं होगा, ठीक है। और कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं, कर्क रेखा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध से नहीं जाती है, उत्तरी गोलार्ध से होकर के जाती है, ये भी आपका गलत होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, आपका दूसरा होगा। तो ये मैप वाला आपको हमने बहुत ही विस्तार में एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है, तो भूगोल वाले प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आप देखते ही आंसर आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। कहता है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं। अब इसको हमने जब एनसीईआरटी में मैं पढ़ा रहे तो मैंने आपको बहुत बार समझाया था कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा गया और ये काल्पनिक रेखा इसे कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखा को जो है किसमें, तो इसको हम लोग विषुवत रेखा से कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया और एनसीईआरटी हमने पढ़ाया। आप हमारा एक भी क्लास अगर एनसीईआरटी आप भूगोल का जाकर के देखिए, हिस्ट्री के जाकर के देखिए, पढ़े और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, कहेंगे हाँ सर जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन आए भी हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। आप सभी को बता दें कि ग्लोब वाला जो चैप्टर प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी भूगोल का हम इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। और मैप वाला, ठीक है, यानी ग्लोब वाला चैप्टर आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आप सभी जो हमने क्लास करा दिया ग्लोब का आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन कोई भी पूछे घुमा फिरा आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ग्लोब का वीडियो जो है क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन आपको करना है। कहता है ग्लोब जो है, ग्लोब पर अंशांश और देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई व्यवस्था में है, ठीक है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति में है। तो चलिए बात करते हैं, यह ग्लोब है कैसा, ठीक है। तो ये जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचेंगे, बात सही है, हाँ सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, हाँ झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में ही है, हमने आपको बताया हुआ है। और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, हाँ काल्पनिक प्रतिरूप नहीं, वास्तविक ग्लोब तो ग्लोब आप देख सकते हैं, बनाया गया है, उसको टच करते हैं तो वो वास्तविक प्रतिरूप है। सी भी आपका सही है। यह अंडाकार आकृति का है, तो नहीं, ये अंडाकार आकृति का नहीं, गोलाकार आकृति का है, इसलिए डी आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी आपका सही है। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी, ये चौथा आपका सही है, ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा घुमा फिरेगा, और ऐसे ही मैप से 2 क्वेश्चन आपके 21 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था सीटेट उसमें भी पूछा हुआ है। तो मैप वाला चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, तो आपको कंप्लीट करना है। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि समताप मंडल की स्थितियाँ, ठीक है, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए
आदर्श होती सही कारण का चयन कीजिए, सही कारण का चयन कीजिए। ठीक है, तो कहता है उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब, या बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, या आंधी वाली परिस्थिति या तेज पवन। ठीक है, तो तीसरा ही इसका सही हो जाएगा। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, इसका सही कारण है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युगलों का सही आपको मिलान करना है। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है, कहता है ओजोन परत, यहाँ पर दिया ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु, क्षोभ मंडल, बहिमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये आपको मंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओजोन मंडल कहाँ पर मिलता है भाई। तो ओजोन मंडल जो है आपका समताप में मिलता है। ठीक है, ओजोन मंडल कहाँ पर मिलती है, समताप मंडल में होता है। ठीक है, और रेडियो प्रेशर किस में होता है, आपका रेडियो प्रेशर जो होता है वो बाह्य मंडल में होता है। ठीक है, बाह्य मंडल में होता है, ये बाह्य वायुमंडल आपका चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, और पतली वायु जो होती है वो बहिर्मंडल में होती है, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चौथा आपका क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा कॉलम। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम या गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, या अंतर्भौम्य भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, या भूमध्य रेखा के निकट संपन्न होती है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म महासागरीय जो जलधारा है, ध्यान सुनिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यही आपका सही है, ये हमने आपको पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। फिर एक ठो मिलान करने के लिए आ गया, यहाँ पर कृषि का प्रकार दिया हुआ है, क्षेत्र और प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते, कहता है कि स्थानांतरी कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासिक पशुचारण। ठीक है, अब ये आपका बी दिया हुआ है, क्षेत्र या प्रदेश दिया हुआ है। तो स्थानांतरी कृषि जो है वह आपका कहाँ पर है, आपका सघन वन वाले क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होता है वह आपका कहाँ पर होता है भाई, आपका शीतोष्ण घास वाले मैदान में होता है, इसलिए चौथा सही होगा। गहन निर्वाह जो कृषि होता है आपका वो कहाँ पर होता है, आपका वो होता है आपका सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है। और चलवासी पशु चारा जो होता है वो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। ठीक है, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बाकी जो 30 क्वेश्चन बचा हो, तो 30 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, और इसी सभी क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक जिसको हम इंपॉर्टेंट बताएं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और इससे क्वेश्चन आपके सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन नया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी 61 नंबर से क्वेश्चन आपके बाकी 61 से ले करके 90 तक यानी 30 क्वेश्चन जो है आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ये क्लास अगर पसंद आया है तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। 20-25 जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आप ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के द्वारा ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सभी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी आपको क्लास देखना आप देख सकते हैं। मैं वाला क्लास आप जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आपके 2 से 3 बनते हैं हर साल। ठीक है, और या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में, तो भी आप चैनल से जुड़ पाएंगे। तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।